नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात बीजेपी के उस सरप्राइज पैकेज की जो पार्टी ने हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्यों को दिया है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरों के चुनाव करने की, क्योंकि तीनों राज्यों में चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और नाम पर लड़ा गया था। 3 दिसंबर को नतीजे आए थे। आज 13 दिसंबर है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे सामने हैं। 2 राज्यों में शपथ हो चुकी है, राजस्थान अभी बाकी है। तीनों चेहरों को टाइमलाइन पर रखें तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी ने संगठन से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं को ही चुना है। तीनों चेहरों ने बीजेपी के साधारण से वर्कर से सीएम तक का सफर तय किया है। चेहरों की बात विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले बात इनके चुनाव की और उस फॉर्मूला की जिस पर चलकर बीजेपी ने इन्हें चुना है। डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। न वसुंधरा, न शिवराज, न रमन सिंह। राजस्थान में पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा के नाम ने सबको चौंकाया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो खुद उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को कमान सौंपकर भारतीय जनता पार्टी ने सबको हैरान कर दिया। हमारे प्रदेश नेतृत्व की माननीय मुख्यमंत्री की सबकी सहमति से ये जो मुझे नया दायित्व मिला है, मैं छोटे से कार्यकर्ता हूँ, अपने शहर उज्जैन से आता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास के कार्यों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। ये मुख्यमंत्री का पद बड़ा महत्वपूर्ण पद है, गुरुतर पद है। इतनी वो शक्ति प्रदान करें कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास किया है उनके विश्वास में हम खरा उतर सकें। राजस्थान के जो मेरे सभी कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को ये सेवा का मौका दिया है। ये 3 टीम मोदी के नए चेहरे हैं। ये तीनों चेहरे बीजेपी की सेकंड जनरेशन लीडरशिप का प्रतिनिधित्व करते हैं। पॉलिटिकल अनुभव तो है, लेकिन हमेशा लो प्रोफाइल रहे और बीजेपी संगठन के अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम किया। इन तीनों चेहरों का चुनाव करते वक्त कुछ बातों का खास ध्यान रखा गया। तीनों ही राज्यों में नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। पुराने और बड़े चेहरों को नजरअंदाज किया गया। खेमेबाजी या दाव पेच करने वालों का पत्ता काटा गया। जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए सीएम का चयन किया गया। बड़े चेहरों की बजाय शांति से काम करने वालों को चुना गया। संघ से करीबी होने का फायदा भी मिला। राजस्थान में पहले से वसुंधरा राजे थी, उन्हें संगठन और सरकार चलाने का अच्छा खासा अनुभव रहा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भी पूरा अनुभव था। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ भी रमन सिंह कई बार सूबे की बागडोर संभाल चुके थे, लेकिन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय चेहरों की बजाय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, भीख मांगने की जो मनस्थिति रहती थी वो गई। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। दरअसल हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्यों में अगर बीजेपी के स्थानीय चेहरे संगठन के लिए ताकत थे, तो दूसरी तरफ लंबे वक्त तक सरकार चलाने की वजह से बोझ भी माने जा रहे थे। 2018 में तीनों के चेहरों पर चुनाव लड़ने का खामियाजा बीजेपी को हार के रूप में चुकाना पड़ा था। ऐसे में 2024 से पहले बीजेपी ने स्थानीय चेहरों पर चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठाया।
इसी तरह विपक्ष का ये भी इल्जाम था कि बीजेपी की नीति और नीयत दोनों दलित और ओबीसी विरोधी है। लेकिन तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान कर बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा फॉर्मूला समझा दिया। राजस्थान में ब्राह्मण सीएम, सिंधी स्पीकर, क्षत्रिय और दलित डिप्टी सीएम। मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम, क्षत्रिय स्पीकर, ब्राह्मण और दलित समुदाय से आने वाले नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया। ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, आदिवासी, स्पीकर, क्षत्रिय, पिछड़ी और सामान्य वर्ग का डिप्टी सीएम, यानी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम का चयन करते वक्त जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। सरल शब्दों में समझें तो तीनों राज्यों में पार्टी के क्षेत्रीय क्षत्रपों की बजाय मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। मोदी की गारंटी काम आई और तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस को करारी हार मिली और बीजेपी ने नए चेहरों को राज्यों की सत्ता के शिखर पर बैठाकर 2024 का ट्रेलर जारी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश में 2013 के चुनाव की बात है। मतदान वाले दिन मोहन ने अपनी मां लीलाबाई यादव के पैर पड़े। उस दिन उनकी मां ने कहा था कि चुनाव लड़ रहा है तो हार कर मत आना। नतीजे आए और मोहन यादव जीत गए। वो सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मां ने उन्हें गले लगा लिया। उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कहानी एमपी में संगठन से जुड़े इस जमीनी नेता की। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश में मोहन राज कायम हो गया। स्थापित भारत के संविधान के शपथ ग्रहण के साथ ही मध्य प्रदेश की बागडोर सरप्राइज सीएम मोहन यादव के हाथों में आ गई। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सभी कयासों पर विराम लगाते हुए 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया था। ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सियासत की स्टाइल है कि वो हमेशा सरप्राइज सीएम सामने लाते हैं। इसीलिए मीडिया से सोशल मीडिया तक कहीं भी मोहन यादव का नाम सीएम के लिए सामने नहीं था, लेकिन आज वो सूबे के 19वें सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मोहन यादव के परिजनों को भी यकीन नहीं था कि आला कमान इतनी जल्दी उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजेगा। ये मौका आया है तो पत्नी सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुशी का दिन दिखाया है, ये बहुत अच्छा लगा मुख्यमंत्री बनने से। और मतलब अब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की श्रीमती जी हैं, क्या कहेंगे? मतलब घर पे कैसे रहते हैं मोहन जी? किस तरह से आपने सोचा था मुख्यमंत्री बनेंगे? उनकी मेहनत फल लाई है। महाकाल बाबा का आशीर्वाद मिला है जो वो मुख्यमंत्री बने हैं और सेवा के लिए तैयार है। जनता की सेवा करेंगे। घर में किस तरह का खुशी का माहौल? बहुत खुशी का माहौल है। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कुछ बता ही नहीं सकते कितनी खुशी हुई है। परिवार में कौन कौन क्या कहना है सबका? सबको बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश है सीएम बनने से। तो अब आपको कुछ अपने आप में अंतर लगेगा कि नहीं आप वैसे ही रहेंगी, उज्जैन वालों से वैसे ही मिलेंगी, आप वैसे ही श्रीमती सीमा यादव जैसे है वैसे ही रहेंगे। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में पूनम चंद यादव और लीलाबाई के घर में जन्मे मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं। शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी में काम करने का लंबा अनुभव है।
वो प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। उनके पास BSc, LLB और राजनीतिक विज्ञान में MA की डिग्री भी है। वो बिजनेस मैनेजमेंट में MBA और PhD होल्डर भी हैं। निश्चित रूप से प्रसन्नता की तो बात है ही। घर में सबसे छोटे हैं मोहन भैया, 5 भाई बहन में हमने, और उन्होंने पार्टी की शुरू से ही विद्यार्थी परिषद के समय से लगातार प्रयासरत रहे हैं। सेवा के कार्य में हमेशा अग्रणी रहे हैं, चाहे वो प्राधिकरण में रहे हों, चाहे पर्यटन में रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों। मोहन यादव के पिता कभी उज्जैन में ही एक मिल में नौकरी करते थे। घर में ज्यादा इनकम नहीं हो पाती थी। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण 5 बहनों में सबसे छोटे मोहन यादव को उनके एक टीचर ने साथ रखकर पढ़ाया लिखाया। शुरू से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रही, सो कॉलेज के दिनों में ही छात्र संघ में आ गए। मोहन यादव ने 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उसी साल वो ABVP में उज्जैन के नगर मंत्री बनाए गए। 1986 में उन्हें ABVP के विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यादव की छवि सड़क पर संघर्ष करने की रही। साल 1988 में ABVP मध्य प्रदेश के सहमंत्री बने तो उसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी बना लिए गए। मोहन यादव को 2003 में पार्टी ने उज्जैन जिले की बड़नगर सीट से टिकट दिया था, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं ने शांतिलाल धबाई को टिकट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यादव ने संगठन की बात को मानकर तत्काल टिकट लौटा दिया। इससे पार्टी में उनकी अलग छवि बन गई, उनका कद भी बढ़ गया। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया। बाद में उन्हें मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन भी बनाया गया। 2013 में उज्जैन दक्षिण से पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव जीत गए। 2018 में दूसरी बार विधायक चुने गए। 2 जुलाई 2020 को उन्हें शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री बना दिया गया। मोहन यादव के भी 2 बेटे और 1 बेटी हैं। एक बेटा अभिमन्यु और बेटी आकांक्षा डॉक्टर हैं। अभिमन्यु भोपाल में रहकर आगे की पढ़ाई कर रहा है, तो वहीं दूसरे बेटे वैभव ने LLM किया है। आज उज्जैन में मोहन यादव का परिवार खुशी के साथ सराबोर है। क्या कभी ऐसी बात हुई थी, आपने भी कभी पूछा हो कि पापा CM कब बनोगे, ऐसा कभी कुछ कोई संस्मरण आपको याद है? नहीं, पापा हमेशा संगठन से जुड़े हैं, तो संगठन वाले व्यक्तियों को कभी पद का मोह नहीं होता। तो काफी साल की राजनीति है, जब पापा, मैं 1 साल के भी तब से पापा कर रहे हैं। मोहन यादव के बारे में कहा जाता है कि वो संघर्षशील हैं, जनता के मुद्दों पर सड़क पर कई बार उतर चुके हैं। उन्हें विजनरी वाला नेता भी माना जाता है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान ही उज्जैन में वेदशाला, तारामंडल, विक्रमादित्य पीठ की स्थापना हुई। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर हर साल उज्जैन में होने वाले विक्रमोत्सव को भव्य स्वरूप देने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। उन्हें तलवारबाजी, लठ चलाने और कुश्ती का भी शौक है। फिलहाल MP की जनता उनसे यही उम्मीद कर रही है कि अब उनके सारे दांव और पेच का कौशल सूबे की तस्वीर बदलने का जरिया बनेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात राजस्थान की। 20 साल पहले यानी 2003 में बीजेपी के एक बागी नेता ने भरतपुर के नदबई से किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी। अगर मैं कहूं कि वही बागी नेता अब राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाला है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। राजस्थान के होने वाले CM भजन लाल शर्मा वही बागी नेता हैं। आइए आपको सुनाते हैं भजन लाल शर्मा के सफर की कहानी और बताते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया है और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। MP में जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये तय हो गया था कि राजस्थान में भी जिन चेहरों के CM बनने को लेकर चर्चा हो रही है, उनमें से किसी का नाम नहीं होगा। हुआ भी यही। 12 दिसंबर की शाम बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान की नई टीम का ऐलान किया तो मुख्यमंत्री का नाम सुनकर एक बार फिर सब हैरान रह गए। राजस्थान के भरतपुर के अटारी गांव में जन्मे भजन लाल शर्मा की पहचान मंगलवार शाम 4 बजे से पहले पहली बार जीते बीजेपी विधायक की थी। विधायक दल की बैठक में जैसे ही उन्हें CM बनाए जाने की घोषणा हुई, सब चौंक गए।
जैसे ही भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ, वैसे ही गूगल में उन्हें खोजा जाने लगा। दरअसल भजन शर्मा बीजेपी के लो प्रोफाइल नेता रहे हैं। वो दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा की तरह न ही उतने अनुभवी हैं और न ही सुर्खियों में रहने वाले। बेहद साधारण परिवार से आने वाले भजनलाल के पिता किसान हैं। वो चाहते थे कि बेटा सरकारी टीचर बने, इसलिए बीएड की डिग्री दिलवाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुख्यमंत्री के लिए भजनलाल के नाम की जैसे ही घोषणा हुई, नदबई में मौजूद अटारी गांव में बैठी उनकी मां गौतमी देवी और पिता किशन स्वरूप शर्मा की आंखें छलक उठी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेटा कभी मुख्यमंत्री बनेगा। आपका जो बेटा है भजनलाल, वो आज मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। हाँ जी, मुख्यमंत्री बने। कैसा लग रहा? उम्मीद थी? बहुत बढ़िया भगवान की मर्जी। उम्मीद थी आपको? उम्मीद देखो, हम तो कर चुना है भाई, छोटा सा कारतगार का बच्चा है। अच्छा, हाँ, हमें संघर्ष किया? नहीं, संघर्ष कितना किया? भगवान की कृपा है, मालिक की। और उनके पिताजी भी हैं, थोड़ा सा दिखाऊंगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन है भैया, किशन लाल। क्या लग रहा है आज आपके पुत्र बन गए मुख्यमंत्री? भैया भगवान की मर्जी है, सब ईश्वर की मर्जी है, आप लोगों की मेहरबानी है। कितना संघर्ष किया भजनलाल ने आपके? बहुत करो। आपको उम्मीद थी बन जाएंगे मुख्यमंत्री? हाँ, भगवान। 27 साल की उम्र में अटारी गांव में सरपंच का चुनाव जीतकर भजनलाल राजनीति में आए थे। भजनलाल शर्मा 34 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने 10वीं क्लास 1984 और 12वीं क्लास 1986 में नदबई के गगवाना हाई स्कूल से पास की थी। इसके बाद बीए 1989 में एमएसजे कॉलेज भरतपुर से किया। 1993 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से नॉन कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर राजनीति शास्त्र से एमए किया था। युवा मोर्चा के नदबई मंडल के अध्यक्ष बनकर भजनलाल की बीजेपी में एंट्री हुई। नदबई में वो एबीवीपी के अध्यक्ष और प्रमुख रहे, फिर भरतपुर जिले के सह संयोजक और कॉलेज इकाई प्रमुख और जिला सह प्रमुख बने थे। इसके बाद भजनलाल पार्टी में ही तरक्की करते गए। युवा मोर्चा भरतपुर के जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री और 3 बार जिला अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद भाजपा में जिला मंत्री, जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष भी रहे। भजनलाल को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। वक्त के साथ राजस्थान बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में उनकी गिनती होने लगी। बताया जाता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भजनलाल के पुराने संबंध हैं। इसी तरह अमित शाह ने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कमान संभाली तो उस वक्त भजनलाल उनके सहयोगी के रूप में वहां गए थे। तब से ही भजनलाल अमित शाह की कोर टीम में शामिल हो गए। शाह के निर्देश पर भजनलाल को सांगानेर के मौजूदा विधायक रहे अशोक लोहाटी का टिकट काटकर सेफ सीट से टिकट दिया गया। बात अगर निजी जीवन की जाए तो भजनलाल खेती और खनिज उपकरण की सप्लाई के काम से जुड़े हैं। ये उनका निजी व्यवसाय है। फिलहाल वे जयपुर के मालवीय नगर में रह रहे हैं। उनकी पत्नी गीता भी पंचायत समिति सदस्य रह चुकी हैं। भजनलाल शर्मा के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा आशीष प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो वहीं छोटा बेटा कुणाल डॉक्टर है। भजनलाल के परिवार के साथ साथ फिलहाल राजस्थान की जनता भी उन्हें उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। उम्मीद ये कि वो तमाम मुद्दों और चुनौतियों से जूझते राजस्थान को अपने कुशल नेतृत्व से विकास और सुशासन की एक नई राह पर लेकर जाएंगे। जयपुर से जय किशन, देव अंकुर और शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को सूबे की कमान सौंप दी है। कुनकुरी से आने वाले विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। लंबा सियासी सफर तय करने वाले साय की गिनती संघ के करीबी नेताओं में होती है। आइए आपको बताते हैं कैसा रहा छत्तीसगढ़ के नए सरप्राइज सीएम का ये सफर। 2023 में बीजेपी के सरप्राइज सीएम पैकेज 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बने। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें इस्पात और खनन मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। वो कांग्रेस सरकार में भी कई समितियों के सदस्य रह चुके हैं।
बात अगर निजी जीवन की करें तो साय के परिवार में पत्नी कौशल्या साय, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। आज रायपुर में उनके घर में खुशी का माहौल है। पत्नी कौशल्या बार बार छत्तीसगढ़ की जनता का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि विष्णुदेव साय पार्टी के अनुभवी कार्यकर्ता और नेता हैं। आप इनको विधायक बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से किया अपना वादा पूरा कर दिया है। अब बारी विष्णुदेव साय की है कि वो छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए हर वादे को उसके मुकाम तक पहुंचाएं। रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।